डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे महान क्रांतिकारी नेताओं की जन्मभूमि है, जिन्होंने जातिवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास का खुलकर खात्मा किया था। यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी महान वैज्ञानिक की जन्मभूमि है, जिन्होंने मिसाइल के क्षेत्र में भारत को महान बना दिया। यह सावित्रीबाई फूले, फतिमा सेठ जैसे बहादुर महिलाओं की जन्मभूमि है, जिन्होंने बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल खुलवाकर भारत की बुनियाद रखी थी। तो ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। आज मूल निवासी समाज में ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो समाज की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दे। आज संविधान निर्माता की याद रह रह कर आ रही है, जिन्होंने भारत के मूल निवासियों की तकदीर ही बदल दी। लेकिन हम उनकी कुर्बानियों को याद कर श्रद्धा के 2 फूल भी अर्पित करने को हिचकते हैं। आखिर कारण क्या है? संविधान के अधीन हम आरक्षण का फायदा तो ले रहे हैं, लेकिन फायदा लेने के उपरांत हम भूल जाते हैं। हे प्रबुद्धजनों, जिनसे रोशनी मिली उन्हीं को भुला दिया, उन्हीं के आदर्शों को ठुकरा दिया। आज हमें उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत को जागरूक करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से समाज में विकास की लहर जरूर आएगी। आवश्यकता है तो सिर्फ संघर्ष करने की, संगठित रहने की, शिक्षित बनने की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था, तब जाति व्यवस्था अपने अंतिम चरम पर पहुंच चुकी थी और उस समय मूल निवासी समुदाय के लोग अपने कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांधकर मुख्य मार्ग से न जाकर के किसी अन्य रास्ते से जाया करते थे। और वे लोग अपने कमर में झाड़ू इसलिए बांधा करते थे ताकि उनके आने जाने का कोई भी निशान न रहे, और वे लोग अपने गले में हांडी इसलिए बांधा करते थे ताकि उनके मुंह का थूक जमीन पर ना पड़े। तो बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी जाति व्यवस्था को देखकर काफी भयभीत रह गए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं भी ऐसी ही जाति व्यवस्था का शिकार हुए थे। आप लोगों को पता होगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे, तब उन्हें स्कूल में कमरे से बाहर बैठाया जाता था और स्कूल का चपरासी उन्हें गिलास में पानी ना पिला करके ऊपर से पानी पिलाया करते थे, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर का शर्ट और पैंट भीग जाया करता था। उस समय सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की मनाही थी, सार्वजनिक तालाबों में नहाने की मनाही थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी जाति व्यवस्था को देखकर काफी भयभीत हो गए। तब उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और तर्क वितर्क के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इस बीच बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं भी अपने ही समाज के अत्याचार का शिकार हुए थे। इसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बुद्धि का परिचय अपने समाज के लोगों को करवाया और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं इस समाज से बुराई और कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा, तभी से कुछ लोग ये जान गए थे कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर समाज में रहेंगे तो फिर सत्ता उनके हाथ से निकलती चली जाएगी, और इसलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को दबाने के लिए 100 साल का लक्ष्य लेकर चला। और अभी 2025 तक बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को दबाने का एक लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर धर्मनिरपेक्ष जाति विहीन भारत का सपना देखा करते थे। एक ऐसे भारत का सपना देखा करते थे जहां पर सभी समुदाय के लोग सुख
सम्मान और सुरक्षा से जी सके। एक ऐसे भारत का सपना देखा करते थे जहां पर जाति नफरत और धार्मिक नफरत के लिए कोई भी जगह ना हो। एक ऐसे भारत का सपना देखा करते थे जहां पर जातिवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास का खात्मा हो, लोकतंत्र, विज्ञान, मानवता मजबूत हो सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में महिलाओं के लिए एक विशेष अधिकार दिए, वो ये कि बहुपत्नी की परंपरा को समाप्त करके महिलाओं को सम्मान दिया। एक वैध पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी को अमान्य किया। पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को ही बराबरी का अधिकार दिया, यहाँ तक कि गोद लेने का अधिकार दिया, तलाक लेने का अधिकार दिया। महिलाओं के लिए प्रसव छुट्टी का भी प्रावधान किया। पहले काम करने की अवधि 12 घंटे थी, जिसे घटा करके बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 घंटे किए। तो ये सब अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सबको दिया है। तो इसलिए मैं उनके सम्मान में चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा है बंधुओं, हमने तो इतिहास पढ़ा है बंधुओं, लेकिन इतिहास बनाने वाले भीम थे, लेकिन इतिहास बनाने वाले भीम थे। और अब मैं साइमन कमीशन के बारे में बात करूंगी। शायद हमारे समाज के कुछ लोग नहीं जानते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं साइमन कमीशन के बारे में? चलिए, तो भारत में आज तक हमको यही बताया गया है कि कुछ शीर्ष के नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, लेकिन आज तक हमको ये नहीं पढ़ाया गया है कि 3 शख्स ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था। और ये 3 शख्स थे ओबीसी समाज से छोटू राम चौधरी जी, जो कि पंजाब से थे। ऐसे समाज से बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि महाराष्ट्र से थे। वैसे ही ओबीसी समाज से शिवदयाल चौरसिया जी, जो कि यूपी से थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कुछ शीर्ष के नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? क्योंकि 1917 में अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया था और जिसका नाम था साउथ बरो कमीशन, जो कि भारत के शूद्र अतिशूद्र, जिसको हम लोग सामान्य सी भाषा में SC, ST, OBC कहते हैं, तो उनकी पहचान करके उन्हें अलग अलग क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो उस समय ओबीसी समाज से छत्रपति साहू जी महाराज और भास्कर राव जाधव और SC, ST समाज की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर को उस कमेटी के समक्ष मांग रखने के लिए भेजा गया था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कोल्हापुर के पास अथनी नामक गांव में जाकर कहा था कि क्या तेली, तमोली, कुर्मी, कुंभकार सांसद में जाके हल चलाएंगे। लेकिन अंग्रेजों को बाल गंगाधर तिलक की ये बातें अच्छी नहीं लगी और अंग्रेजों ने 1919 में कहा था कि बाहर से जितने भी लोग आए हैं उनकी सोच जो है यहाँ के मूल निवासियों के प्रति ठीक नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1927 में साइमन कमीशन 10 साल बाद फिर से भारत में सर्वे करने के लिए आया था, इस उद्देश्य को लेके कि भारत के मूल निवासियों को भारत को छोड़ने से पहले उन्हें अलग अलग क्षेत्र में एक उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर साइमन कमीशन में 7 लोगों का एक आयोग की तरह कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें सांसद लोगों को शामिल किया गया था और इसमें ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया गया था जो भारत के मूल निवासियों के हक और अधिकार के विरोधी थे। और यही वजह है कि जब
कमीशन भारत के SC, ST, OBC समाज का सर्वे करने के लिए आया था, तब कुछ लोगों ने इनका भयंकर विरोध किया। यहाँ तक कि साइमन कमीशन के काले झंडे भी दिखाए गए। लाला लाजपत राय ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं चाहे मर भी जाऊं, मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन शूद्र अतिशूद्र को एक कौड़ी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वहीं कुछ शीर्ष नेता लोग ये बोलकर विरोध कर रहे थे कि इस कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल क्यों नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में ये लोग ये कहना चाह रहे थे कि इसमें एक भी ब्राह्मण और बनिया लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया है। और यही वजह है कि ओबीसी समाज के एक भी व्यक्ति को आज तक संविधान सभा में पहुंचने नहीं दिया गया है। आप लोग बताइए, ओबीसी समाज का एक भी व्यक्ति संसद में बैठा है? नहीं बैठा है। और जिसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत ओबीसी जातियों की पहचान करके उन्हें संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान दिया था। लेकिन क्या आज भी हम SC, ST, OBC समाज के लोग अपने वोट की कीमत को जान पाए हैं? नहीं जान पाए। हम लोग बिल्कुल भी नहीं जान पाए हैं। और इसका कारण ये है कि हम लोग अपने इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। किसी भी समाज के बारे में इतिहास को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि जिस समाज का कोई भी इतिहास नहीं होता है वह समाज कभी भी शासक नहीं बन सकता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा आती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत आती है और ताकत से शक्ति आती है और शक्ति से ही कोई समाज शासक बन सकता है। तो यदि आप लोगों को शासक बनना है तो आप लोगों को अपने इतिहास को जानना होगा। आप लोगों को मालूम होगा कि पहले आदिवासी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र था। आप लोगों ने गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत आते हैं गढ़मंडला, देवगढ़, चांदागढ़, खेलागढ़। तो सबसे पहले 1941 में आदिलाबाद के राजा ने उमराव भुइयां ने एक गोंडवाना राष्ट्र की मांग किया था, लेकिन 25 जुलाई 1947 से 15 अगस्त 1947 के बीच ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे देश का इतिहास ही बदलकर रख दिया। अब ऐसा क्या हुआ आप लोग जानना चाहेंगे कि नहीं? तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को, जो कि वायसराय थे, उन्हें भारत में बुलाया गया था और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बैठक रखी गई थी और राजा अलकीबाग बेबेल ने इस समझौते को करवाया था। अब वो समझौता कौन सा था? मतलब 3 राष्ट्र बनाना था, 18 रियासत का एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाना था और जो कि बना। कौन कौन से बने? पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान बना, है ना। तो वैसे 258 रियासत का एक अलग आदिवासी राष्ट्र गोंडवाना राष्ट्र बनाना था और शेष अन्य रियासत का एक अलग राष्ट्र बनाना था, जो कि बना। कौन सा बना? बांग्लादेश बना। तो उस समय 258 रियासत को लेकर जो है एक गोंडवाना राष्ट्र की मांग उठने लगी थी और ये नारा दिया जा रहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।